तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक और नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और वो हम लोगों की लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। यानी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें ट्रांसफार्मर का बड़ा रोल होता है। अब ट्रांसफार्मर जो हमारे गली के ज़्यादातर गली के कॉर्नर में होता है क्योंकि वो उस एरिया की लाइट को सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो करते हैं, लेकिन घर का पता बताने के लिए भी करते हैं। हम लोग कहते हैं भाई ट्रांसफार्मर वाली गली में मुड़ना है, 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, इस वाली गली में मुड़ना है ना। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मतलब लैंड पीस बन गया है, मतलब मार्कर बन गया है कि भाई ट्रांसफार्मर का हम यूज़ एड्रेस बताने के लिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि चुपचाप अपना काम करता रहता है गली के कॉर्नर में पड़ा हुआ। तो हम उस ट्रांसफार्मर का ही प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका क्या रोल है, हम ये भी बाद में देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक फ्लेवर है। एक फ्लेवर तो हमने कल देखा सेल्फ इंडक्टेंस वाला, जिसके अंदर कॉइल के अंदर खुद के करंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और वो बढ़ते हुए करंट को रोकता है और गिरते हुए करंट को बढ़ाता है। ठीक वैसे ही जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को दबाओ तो वो दबने को रोकता है, खींचो तो खींचने को रोकता है। ठीक वैसे ही हमारा सेल्फ इंडक्टर भी काम करता है, जैसे मैंने अभी भी बताया। ओके, अब दूसरा फ्लेवर हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ मतलब खुद के अंदर, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के अंदर, यानी 2 कॉइल होंगी। इसका हमने एक फ्लेवर पहले पढ़ा हुआ है जिसमें हमने देखा था एक हमारे पास एक कॉइल है और उसके दोनों एंड्स के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, एक और कॉइल है और उसके यहां पर हमने बैटरी और की लगाई है। ये हमने पढ़ा है ना फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। जब की को ऑन करेंगे तब हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है ना। ऑफ करेंगे यानी ऑफ करते समय डिफ्लेक्शन फिर से दिखाएगा, ऑफ रखने पर और ऑन रखने पर डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये हम पढ़ चुके। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी फील्ड इसको मिल रही है, यानी इसका फ्लक्स इसके साथ चेंज हो रहा है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट बढ़ता है, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो बढ़ते हुए फील्ड को रोकेगा और घटती फील्ड को घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ऐसा ही एक फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं जिसमें अब 2 कॉइल होंगी। ऐसे कैसे? तो एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अगर यहां पर हम लोग गैल्वेनोमीटर की जगह की और की लगा दें, मतलब बैटरी और की लगा दें, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दें, तब भी ये वही काम करेगा। तो इसकी वजह से इसमें और ऐसे ही इसकी वजह से इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, कोई नई बात नहीं। बेसिक बात तो वही है कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है, चाहे खुद की ही फील्ड से हो, से सामने रखी वाली कॉइल की फील्ड से हो, जब भी फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो म्यूचुअल में 2 कॉइल होंगी। तो क्या फिनोमेना है? ये वो फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट फ्लो करता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो डिफाइन करते हैं। हमारे पास 2 कॉइल आमने सामने, ऐसे इस तरीके से 2 कॉइल हैं। एक में हमने लगाया है गैल्वेनोमीटर और इधर भी एक कॉइल है और इसमें हमने लगाई है एक बैटरी और की। ठीक है, समझ गए? तो इसके स्विच को ऑन करने पर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर? इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर इसमें बैटरी और की लगा देंगे तो इसमें इंड्यूस होगा। तो जो हमने पहले देखा था EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt, फैराडे के लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो इसके बढ़ते हुए करंट की वजह से होगा, यानी इसका जो फ्लक्स होगा वो इसके करंट के प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि बेसिकली करंट हम बाहर से इसमें दे रहे हैं और इसमें करंट के घटने बढ़ने से इसके अंदर फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करेगी, तो इसके साथ जुड़ी हुई फील्ड भी इंक्रीज डिक्रीज करेगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा यानी चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका फ्लक्स इसके करंट के प्रोपोर्शनल, इसका फ्लक्स, ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है तभी तो ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसमें चेंज करंट होने की वजह से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मान करके हम लिखेंगे एम आई, फाई इज इक्वल टू एम आई। कल हमने क्या लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, क्या लिखा था कल, एल आई लिखा था ना, क्योंकि वो सेल्फ इंडक्टेंस था, वो भी करंट के प्रोपोर्शनल था फ्लक्स, यहां भी करंट के ही प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा एम। एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी मदद से हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाता है माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, कल हमने क्या लिखा था, ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, वो था सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। अब हम बात करें म्यूचुअल इंडक्शन की, इसीलिए हमने ये लिखा। तो हमारा जो m है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमने लिखा E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के इक्वल होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो 1। समझ गए? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो यूनिटी। ठीक है, ईएमएफ किसमें इंड्यूस हुआ, इसमें इंड्यूस हुआ, करंट किसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ। ठीक है, तो जब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी होगा उस समय इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, यानी इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना, तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा अगर इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कैसा हो, 1। बात समझ आ गई? ठीक है, बहुत इजी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं, एक्सपेरिमेंट भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, बस हमने इसको थोड़ा सा बदल करके हमने कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन किया है। और जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हमने लिखी थी हेनरी, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी होगी। तो यूनिट ऑफ एम इज हेनरी डिनोटेड बाई एच, इसको भी हम लोग एच से ही डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल सी बात, हम उन्हीं बातों को घुमा घुमा के कह रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करके, बात तो सारी वही है ना, फ्लक्स में चेंज होना, ईएमएफ का प्रोड्यूस होना। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जैसे कल किया था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, आज हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, relation for coefficient of mutual inductance, ये हम लोग करेंगे रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और हमारे पास 2 कॉइल्स है ना, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे, 2 कॉइल्स लेकर के। हमारे पास 2 कॉइल्स हैं, एक कॉइल ऐसे है, बेसिकली सोलेनॉइड ही है ये, एक और कॉइल है वो इस तरीके से वाइंड की हमने ऐसे, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डॉट डॉट के फॉर्म में दिखा देता हूं, ऐसे
इसके ऊपर वाइंड की हुई है, यानी एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल हमने वाइंड करी है, ऐसे दिखाई दे रही है। एक कॉइल के ऊपर हमने दूसरी कॉइल वाइंड करी, यानी एक कॉइल, ठीक है, और दूसरी कॉइल कैसी है, दूसरी कॉइल इसके ऊपर ऐसे, एक कॉइल अंदर है, देखो ये कॉइल है ना, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न, और एक कॉइल हमने इसके ऊपर ऐसे वाइंड करी है, दूसरी कॉइल। ऐसा करने का फायदा क्या होता है, ऐसा करने का फायदा ये होता है कि इसकी फील्ड सारी इसको मिलेगी, इसका फ्लक्स सारा इसको मिलेगा। यानी हमने जो डिजाइन देखा था ना, 2 कॉइल आमने सामने ऐसे रखी थी, उससे अच्छा डिजाइन है कॉइल्स को ऐसे लपेटना। आमने सामने रखने पर क्या होगा कि इसकी फील्ड कंप्लीटली इसको नहीं मिलती, ना ही इसकी फील्ड कंप्लीटली इसको मिलेगी, कुछ लॉस होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कॉइल को दूसरी कॉइल के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक कॉइल को दूसरी कॉइल के ऊपर वाइंड किया हुआ है, ओके। और इसका दूसरा किनारा है ये, क्लियर, समझ गए। अच्छा, अंदर वाली जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, अंदर वाली कॉइल छोटे वाली, उसका एरिया है A1, लेंथ है L, लेंथ दोनों की सेम है। दूसरी वाली कॉइल जो बाहर वाली कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2, एरिया है A2, लेंथ दोनों की सेम है, ओके। अच्छा, अब ध्यान ये रखना है, जब हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि करंट एक में भेजेंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरे में प्रोड्यूस होगा। जैसे हम लोग करंट पहले वाली कॉइल में भेजेंगे तो ईएमएफ सेकंड कॉइल में इंड्यूस होगा, और सेकंड कॉइल में करंट भेजेंगे तो पहली वाली कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, समझ गए। तो जो हमने फॉर्मूला ही लिखा था, E इज इक्वल टू माइनस M di/dt, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने डिफाइन किया था, बल्कि ऐसे कह लो फाई हमने डिफाइन किया था Mi, है ना। इसका फ्लक्स, अंदर वाली कॉइल का फ्लक्स बाहर वाले कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल है, और बाहर वाली कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है वो अंदर वाली कॉइल के करंट के प्रोपोर्शनल है। तो हमने लिखा फ्लक्स, है ना। अच्छा, अब पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी कॉइल में करंट भेज रहे हैं और किस में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। किस में हमने करंट भेजना है और किसका फ्लक्स नोट करना है, किसका ईएमएफ देखना है। तो मान लो हम करंट भेज रहे हैं फर्स्ट कॉइल में, लेट अस सपोज करंट इज सेंट इन फर्स्ट कॉइल। तो फ्लक्स किसको मिलेगा, फील्ड किसको प्रोड्यूस होगी, फील्ड फर्स्ट में प्रोड्यूस होगी लेकिन सेकंड वाली को मिलेगी, और सेकंड वाली में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या देखना है, फ्लक्स देखना है सेकंड वाली कॉइल का पहले वाली कॉइल के करंट की वजह से, है ना। फ्लक्स ऑन सेकंड कॉइल या फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, एंड दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड का फर्स्ट की वजह से, और करंट किसका, करंट हम किस में भेज रहे हैं, फर्स्ट वाले में, सॉरी इसको लिखना चाहिए I1, क्योंकि हम करंट भेज रहे हैं फर्स्ट कॉइल में। लेकिन फ्लक्स का एक फॉर्मूला और है, दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 521 उसी कॉइल है सेकंड वाली कॉइल का, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, जिसमें करंट भेज रहे हैं, करंट किस में भेज रहे हैं, फर्स्ट वाली कॉइल में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और कॉइल के n टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, n, मतलब n2 टर्न्स सेकंड वाली कॉइल के। तो हमें सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स निकालना है, फील्ड होगी फर्स्ट की, और एरिया लिखेंगे किसका, और नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिखेंगे। ये समझने वाली बात है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है। जब हम इसको फिगर पर रीड्रॉ करते हैं, ये हमारी बाहर वाली कॉइल है, ये अंदर वाली कॉइल है। जब हम करंट अंदर वाली में भेजेंगे, क्योंकि हम करंट फर्स्ट कॉइल में भेज रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल अंदर ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आइडियल कॉइल ले रहे हैं, आइडियल कॉइल, आइडियल सोलेनॉइड ले रहे हैं, तो फील्ड केवल और केवल
अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। इसीलिए लेना तो चाहिए था हमें पूरा बढ़ेगा एरिया, लेकिन क्योंकि हमारी फील्ड छोटे से एरिया में ही लिमिटेड है, इसलिए हम लोग एरिया छोटी वाली कॉइल का ही लेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे बड़े वाली कॉइल के, क्योंकि फ्लक्स तो सेकंड का है। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करता हूं, याद करो सोलिनॉइड आइडियल अगर होता है तो फील्ड उसके अंदर ही रहती है, ठीक, उसके अंदर ही रहेगी, बाहर फील्ड नहीं होती है ना। जब हमने बायट-सैवर्ट लॉ एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर हमने सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो हमने ये देखा था कि बाहर की फील्ड को हम जीरो लेते हैं, तो फील्ड केवल और केवल अंदर रहेगी। तो जो फ्लक्स होगा ना सेकंड वाली कॉइल का फ्लक्स निकालने के लिए एरिया बड़े वाली कॉइल का लेना चाहिए था हमें, है ना, लेकिन फील्ड तो हमारे छोटे से एरिया में ही है, इसलिए एरिया हम छोटे वाली कॉइल का ही लेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स उसी की लेंगे जिसका फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन देखो, इसको लिखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक ड्यूटी सोलेनॉइड है ना, इसे लिखेंगे म्यू नॉट N1 I1 A1, बाकी तो ये A1 N2 एज इट इज आ गया, लेकिन N को क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N1 बाई L और I1 एज इट इज I1 आ गया और A1 भी यूं आ जाएगा I1 A1 N2 5 2 1। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, किसको, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा M21 I1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, इकट्ठा कर लिया, N1 N2 बाई L I1 इंटू A1, I1 से I1 कैंसिल, तो हमारा M21 बन गया म्यू नॉट N1 N2 A1 बाई L। बात में सेम ऐसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी किया था, हमने दो फॉर्मूले लिखे थे फ्लक्स के, एक LI और दूसरा प्रॉपर फॉर्मूला, और दोनों को कंपेयर करके हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। ऐसे ही हमने इसको किया, समझ गए? ये फिगर बड़ा काम का है, फील्ड हमें देखनी है कितने एरिया में है। ऐसे ही अगर हम सेकंड कॉइल में करंट को भेजें, ठीक है, अगर हम सेकंड कॉइल में करंट को भेजेंगे तो देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या निकल करके आता है। तो करते हैं, तो सेम यही सब रहेगा, व्हेन करंट इज सेंट इन द सेकंड कॉइल, जब करंट को सेकंड कॉइल में भेजेंगे, सेकंड कॉइल कौन सी, बड़े वाली, तो फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स किसका कैलकुलेट करना है हमें, अगर हम सेकंड कॉइल में करंट भेजेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अंदर वाली कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में, इसलिए हम लिखेंगे फ्लक्स किसका, फर्स्ट कॉइल का सेकंड की वजह से, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी फर्स्ट कॉइल का सेकंड की वजह से, और करंट हम इसमें भेज रहे हैं सेकंड वाले में, इसलिए लिखेंगे I2। चेंज कर दिया ना, और इसी तरीके से इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, फ्लक्स निकाल रहे हैं फर्स्ट कॉइल के ऊपर सेकंड की वजह से, तो करंट हम भेज रहे हैं सेकंड में, तो फील्ड भी सेकंड की होगी, इसलिए ठीक है। अच्छा, एरिया किसका लेंगे, अब हम क्योंकि बड़े वाली कॉइल में करंट भेज रहे हैं तो फील्ड बड़े वाली कॉइल में प्रोड्यूस होगी ऐसे, लेकिन हम तो फ्लक्स छोटे वाली कॉइल का निकाल रहे हैं, तो छोटे वाली कॉइल में तो इतना ही फ्लक्स पास होगा बाहर का, उससे क्या मतलब है, तो एरिया छोटे वाले का ही लेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स भी छोटे वाले की लेंगे। ठीक है, तो अब देखो B की वैल्यू पुट करेंगे, ये B की वैल्यू थी, लेकिन क्योंकि B2 है तो हम लिखेंगे N2 I2, यहाँ पर लिखेंगे N2 को N2 बाई L और ये N2 एज इट इज, ठीक है, और N1 ही लेंगे, सॉरी N1 ही लेंगे क्योंकि हमें छोटे वाली कॉइल के ही नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूले में सिर्फ ये चेंज होगा 1 2 I2, करंट भी I2 बन जाएगा और I2 कैंसिल होके हमें मिलेगा 1 2, सेम वही चीज आ गई, देख रहे हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम वही आ जाता है जो हमने पहले निकाला था, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता पहली में भेजो या सेकंड में भेजो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि म्यूचुअल है, ये दोनों का साझा है, दोनों का मिलकर के ही हो रहा है, तो ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि
ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बाहर वाली कॉइल का अंदर वाली कॉइल को मिले, या अंदर वाली कॉइल का ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बाहर वाली कॉइल को मिले। ये जो लिंकिंग फैक्टर है ना, जो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, बाहर वाले का करंट की वजह से फील्ड अंदर वाले में फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए? तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं दोनों की। ठीक है, ये तो हम हमेशा देखते आए हैं। एरिया बढ़ा सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हैं छोटे वाली कॉइल का, है ना। दोनों फॉर्मूले में छोटे वाली कॉइल का ही एरिया आता है। और लेंथ को इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज कर सकते हैं, सॉरी लेंथ को हम डिक्रीज कर सकते हैं। और म्यू नॉट एयर की जगह हम लोग ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हैं जिसकी ये वाली वैल्यू परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, जैसे आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो भी लिंकिंग बढ़ जाएगी। ओके, आपने छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, मैंने बताया भी था कि उसके अंदर दो कॉइल होते हैं, एक अंदर कॉइल बाहर कॉइल, और बीच में एक लोहे की रॉड होती है जो लेमिनेटेड होती है ना, दिखाया था ना लेमिनेटेड रॉड। तो ये जो रॉड हम डाली जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो हमारा म्यू नॉट को बढ़ाने के लिए ही यूज़ की जाती है। समझ में आई बात? तो ये हमने डिराइव किया रिलेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फॉर्मूले हमारे वही रहेंगे। मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मूले कौन कौन से हम यूज़ करने वाले हैं। सेल्फ और म्यूचुअल दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे। तो सेल्फ के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है फाई इज इक्वल टू एल आई, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और म्यूचुअल के लिए लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एम आई, और ई एम एफ को लिखेंगे माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहाँ पर एल की वैल्यू, कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू नॉट। देखो कितनी सिमिलैरिटी है, एन स्क्वायर की जगह n1 n2 आएगा, एरिया छोटे वाली कॉइल का ही आएगा डिवाइड बाई एल। तो दोनों फॉर्मूले में बहुत सिमिलैरिटी। चलो करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इनके। पहला क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ समझा देता हूँ। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, है सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है ये। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल? किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, एल निकालना है। इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर का फ्लक्स इज प्रोड्यूस होता है व्हेन 2.2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, जब करंट 2 एम्पियर का फ्लो करता है। तो क्या दे रखा है, हमें एल निकालना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो है 40 मिली वेबर, मतलब 40 इंटू 10⁻³ वेबर WB, ठीक है। और जब करंट जो है, करंट है कितना, 2 एम्पियर। गैस करो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हमें एल निकालना है, फाई और आई दे रखा है, तो यही फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, तो सॉल्व करके एल की वैल्यू आती है 2 इंटू 10⁻², और यूनिट क्या होती है एल की इंडक्टेंस की, हेनरी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बोर्ड में आया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 4 एम्पियर पर सेकेंड, दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी डी आई बाई डी टी तुम्हें दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 4 एम्पियर पर सेकेंड, ये दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इंड्यूसेस एन ईएमएफ, और ये कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ये ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो है 20 मिली वोल्ट, इतना ईएमएफ प्रोड्यूस करता है 20 मिली वोल्ट इन अ सोलेनॉइड के अंदर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड? एल निकालना है। तो
तो गैस करो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हमें डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, एल निकालना है, तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। ईएमएफ दिया हुआ है, डी आई बाई डी दिया है, हमें एल निकालना है, तो एल की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। और एल की वैल्यू आती है 5 मिली हेनरी, है ना। बहुत इजी, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड। एयर कोल्ड सोलेनॉइड मतलब एयर कोल्ड ऐसा सोलेनॉइड जिसके अंदर एयर है, रॉड नहीं है, मेटल की रॉड नहीं है, उसको भी कहेंगे एयर कोल्ड। एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड विद लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 500। ये दे रखे नंबर ऑफ टर्न्स। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, इतना करंट वो कैरी करता है। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ। करंट को अचानक से बंद कर देते हैं इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स। और इतने टाइम में करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, स्विच ऑफ कर देते हैं। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड? बैक ईएमएफ निकालना है हमें। बैक ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ है ना, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। मैंने कल बताया था ना कि मोटर वगैरह स्विच ऑफ करते समय तुम्हें स्पार्क नजर आती है स्विच के अंदर, तो ये बैक ईएमएफ की वजह से ही आती है। तो अगर करंट इतने से 0 हो जाता है इतने टाइम में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ये तुम लोगों को निकालना है। हाउ मच, ठीक है, हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच। ठीक है, तो उस स्विच में बैक ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा? तो वही E इज इक्वल टू -L/di/dt। लेकिन L का तो कोई नामो निशान नहीं है, L हमें निकालना पड़ेगा। L का फॉर्मूला क्या है? L का फॉर्मूला है μ0n²a/L। क्योंकि एयर कोल्ड है इसलिए हम μ0 को एयर वाली वैल्यू लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, लेंथ दी, सब कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग L की वैल्यू निकाल लेंगे। μ0 4π × 10⁻⁷, ठीक है, और n² क्या दिया हुआ है? n² इज 500। μ0/4π, μ0 4π और 500 का स्क्वायर। एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 25 × 10⁻⁴ एरिया हो गया। और लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ इज हाउ मच? 0.3 मीटर्स। तो सॉल्व करके L की वैल्यू लिख लेते हैं। मैं बुक से यूज़ कर लेता हूँ L की वैल्यू, और L की वैल्यू आती है, अलग से नहीं दी हुई इन्होंने, अलग से नहीं दी हुई है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो EMF की वैल्यू L यहाँ से आ जाएगा, di/dt दिया हुआ है, di/dt दिया हुआ है। करंट में कितना चेंज आता है? करंट इतने से 0 हो जाता है इतने टाइम में। सो di/dt को लिखेंगे 2.5 / 10⁻⁻3। L की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा EMF का वो आता है 6.542। इतना ये अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि असलियत में इतना ही होता होगा। तो इतनी वोल्टेज की वजह से हमारे स्विच में स्पार्किंग होती है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, असलियत में इतना ही होता है। देख सकते हो तुम वैल्यूज़, बहुत आम सी वैल्यूज़ हैं जो रियल में हो भी सकती होंगी। तो इतना बैक ईएमएफ की वजह से हमारे स्विच के अंदर स्पार्किंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ए लार्ज सर्कुलर कॉइल। एक बड़ी सी सर्कुलर कॉइल है
ए लार्ज सर्कुलर कॉइल है, कॉइल सर्कुलर सोलेनॉइड नहीं कॉइल है, ए लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r। एक बड़ी सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस बड़ा r है, एंड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल r आर पुट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक रखते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस पेयर इक्वल्स 1 मिली हेनरी, दोनों को नजदीक नजदीक रखा हुआ है, अगर इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी है, सॉलिनॉइड नहीं है, दो कॉइल्स हैं बस, सिंपल सर्कुलर कॉइल है। What would be the flux linked with the larger coil? बड़ी कॉइल का फ्लक्स निकालना है, इसका फ्लक्स निकालना है। What is the flux linked with the larger coil when a current of, इसमें करंट भेजेंगे 0.5 एम्पियर थ्रू द स्मॉलर कॉइल। अगर छोटी कॉइल में 0.5 एम्पियर का करंट भेजेंगे तो बड़ी कॉइल का फ्लक्स निकालो, ठीक है। तो इसकी फील्ड, इसका एरिया, इसकी फील्ड होगी और इसका एरिया लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो, तो इसकी फील्ड कैसे निकालेंगे, ये सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल की फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, सर्कुलर कॉइल की कैसे फील्ड निकालेंगे, और m दे रखा है हमें 1, m की वैल्यू कितनी दे रखी है m, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, phi इज इक्वल टू mi, है ना। phi इज mi वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करके हमारा आंसर आया 5 × 10⁻⁴ वेबर। बहुत थोड़ा सा फ्लक्स मिलेगा, अगर कॉइल को ऐसे आमने सामने रखेंगे तो बहुत थोड़ा सा फ्लक्स इसको मिलेगा। तो ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इसीलिए कॉइल्स को ज़्यादा सीधा फ्लक्स मिलने के लिए क्या करते हैं, इस कॉइल को इसके बीच में रखेंगे तो ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जो m की वैल्यू दी हुई ना, इसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि कैसे रखने पर m की ये वैल्यू हमें मिलती है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं एनसीईआरटी गई। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, carries a current of, carries सेंटीमीटर with 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे रखी है सोलेनॉइड की 50 सेंटीमीटर एंड विद 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर में कितनी हो जाएंगी, तो 20 × 100 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, इतनी टर्न्स पर मीटर दे रखी है। एंड एरिया, एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीटली सराउंड्स अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड, एक और सोलेनॉइड को पूरी तरीके से घेरता है। ये वैसा ही है, एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन ही है। ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25, दूसरे वाले का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है फर्स्ट सोलेनॉइड और ये है सेकंड सोलेनॉइड। इसमें एरिया है इतना, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, ये n1 ले लेते हैं, n2 ले लेते हैं, 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि 25 × 100 टर्न्स पर मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट n1 n2 a/l, सब कुछ दिया हुआ है। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एयर कोर है, n1 n2 दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर, ठीक है, हमें पर मीटर निकाल लिया, तो हमें टोटल लेंथ निकालनी पड़ेगी, 50 सेंटीमीटर के लिए लेंथ निकाल, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे, और ऐसे ही 25 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे। तो n1 क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा n1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में इतने
तो 50 सेंटीमीटर में कितने हैं 20 इंटू 50 यानी 1000 टर्न्स हो जाएंगे टोटल। और इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हमारा N2 आ जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ भी 50 सेंटीमीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 25 इंटू 50 यानी कि 1250। तो N1 N2 दोनों आ गए हमारे पास। एरिया किसका लेंगे, छोटे वाले का। छोटा कौन सा है, ये। सो एरिया और लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सॉल्व करके 7.85 मिली हेनरी। 7.85 मिली हेनरी। क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए, और इसके साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और हम लोग फिर शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन कल कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करने के बाद, इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो इनको, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो और नोट्स की स्टडी करो। तो मिलते हैं फिर कल। सी यू, बाय।